नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों तो शुरू करते हैं अपना उत्तर प्रदेश विशेष या उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्योंकि आपको जैसा पता है कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा सेशन आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास, जो हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास और रिवीजन क्लास चल रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इसको और आप लोग बहुत सारा प्यार इसको दे रहे हैं और हमने इसको आगामी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए यह क्लास आपको प्रोवाइड की है, जिसमें हम अभी तक आपको 17 क्लासें प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह क्लास होने वाली है आपकी 18वीं क्लास, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल और टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश की मृदा। और इसमें हमने आप पार्ट 2 है, आज एक पार्ट हम इसका करा चुके हैं। चलिए देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या कराया था। तो देखिए हमारी जो क्लास रहेगी वो हमारी क्लास है, मृदा कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी 17 से, यहाँ से क्लास शुरू हुई थी हमारी मृदा विशाल मैदान के साथ साथ। और हमने यहाँ पर ही बात करी थी विशाल मृदा। टॉपिक कहाँ है भाई, टॉपिक है मृदा वाला, हाँ जी, जलोढ़ मृदा आपकी ये। तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने बताया था क्या होनी चाहिए, मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ मृदा को हमने एक पढ़ा था प्राचीन मृदा या बांगर मृदा, वहाँ पर नवीन मृदा, खादर मृदा पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि दक्षिण पठार की मृदा कौन कौन सी होती हैं और दक्षिण की पठार की मृदा में क्या होता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। उसी के बाद में जो हमने पढ़ा था बच्चा, वो हमने पढ़ा था भौंड मृदा क्या होती है। मृदा के प्रकार थे, मृदा के प्रकार, ठीक है, ये मृदा के प्रकार थे, जिसमें हमने पढ़ा था भौंड मृदा, उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर उसके बारे में हमने जो बाद में पढ़ा था वो मांड मृदा या मार मृदा पढ़ा था, मांड मृदा या मार मृदा पढ़ा था, ठीक है भैया। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। 15 राकड़ मृदा, इसके बारे में पढ़ लिया था, राकड़ मृदा के बारे में। और उसके बाद जो है हमने पढ़ा था परवा या पड़वा मृदा, ठीक है। इसी पर हमने जो है बात क्लास की ख़त्म की थी कल। और आज जो हमारी क्लास है वो है आपकी उत्तर प्रदेश की मृदा में। आज जो हमारी मृदा है वो है आपकी काली मृदा। कौन सी मृदा है, काली मृदा, ठीक है भाई। तो आज जो मृदा है वो कौन सी है, काली मृदा। कौन सी मृदा है, काली मृदा आपका है आज का टॉपिक। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। काली मृदा क्या होती है, इसे कांप या कपास मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांप या कपास मृदा कहते हैं। यह चट्टानों में या चट्टानों के टूटने से विखंडित होने से बनती है। क्या बनती है, चट्टानों के टूटने से और विखंडित होने से बनती है, ठीक है। बुंदेलखंड के पश्चिम जिलों में ये कहीं कहीं देखी जाती है, ठीक है। आरी बात समझ में। तो इतना सा आपको ज़रा थोड़ा सा याद रखना है। तो इसे क्या कहते हैं, कांप मृदा कहते हैं। इसे कांप मृदा या कपास मृदा कहते हैं। कपास मृदा भी कहते हैं, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। रही बात ये कपास की खेती के लिए जानी जाती है। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती होती है इसमें, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। कपास की खेती यहाँ पर होती है, इतना याद रखोगे। ये चट्टानों के टूटने से, ये कहाँ से होती है, एक बात और समझ लीजिए, ये चट्टानों के टूटने व विखंडित होने से बनती है, से निर्मित होती है, ठीक है भाई। याद रखोगे इस चीज़ को। इसे कांप मृदा या कपास मृदा कहते हैं, ठीक है। कपास की खेती इसमें होती है, चट्टानों के टूटने से विखंडित होने से बनती है। ये बुंदेलखंड के पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं देखी जाती है। कहाँ पर देखी जाती है, बुंदेलखंड, ठीक है। कहाँ पर, बुंदेलखंड के पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं देखी जाती है, कहीं कहीं देखी जाती है। ये नोट कर लेना आप, ठीक है भाई। तो काली मृदा हो चुकी है। काली मृदा को कांप या कपास मृदा कहा जाता है, चट्टानों के टूटने से बनती है
बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के पश्चिमी जिलों में ये देखी जाती है। अगर हम बात इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे, तो इसमें कपास की पैदावार अधिक होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। कैसी होती है? अधिक उपजाऊ होती है। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ठीक है भाई, सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। और इससे बताइए क्या हो सकता है? तो ये मृदा हमारी हो चुकी है काली मृदा और कपास मृदा बच्चा। ठीक है, इसके बाद जो मृदा आती है हमारी, वो लवणीय मृदा आती है। कौन सी मृदा आती है बच्चा? लवणीय मृदा। कौन सी मृदा आती है? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। ठीक है भाई, अब जो आती है वो कौन सी आती है? लवणीय मृदा इसको कहते हैं। लवणीय मृदा क्या होती है? अत्यधिक उर्वरक व सिंचाई के कारण यह लवणीय मृदा में लवणता की प्रधानता हो जाती है। यानी लवणीय मृदा में किसकी होती है? लवणीय लवणता की। तो अब किसके कारण होती है? सबसे पहली बात है अत्यधिक सिंचाई व उर्वरक के कारण लवणता बढ़ जाती है। साथ ही साथ NaCl की मात्रा बढ़ जाती है। NaCl की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नदी तटीय बलुई या बालुई क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर यूपी की बात करें, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में कहाँ पाई जाती है? अगर मैं यूपी की बात करने लगूँ तो यूपी में कहाँ पाई जाती है? अगर मैं यूपी की बात करने लगूँ तो कि यूपी में कहाँ पाई जाती है, तो ये यूपी में जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ये पाई जाती है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिए। जबकि भारत में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ भारत में बात करें तो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में ये गुजरात में ये पाई जाती है। तो ये आगे लवणीय मृदा, यानी कि क्या होती है? अत्यधिक सिंचाई व उर्वरकता के कारण ऐसा होता है, लवणता बढ़ जाती है। NaCl की मात्रा जो है बढ़ जाती है। नदी तटीय या बालुई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में भी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पाई जाती है यूपी के, और यहाँ पर भारत में जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो हमारी आएगी वो कौन सी आएगी? लाल मृदा आएगी। कौन सी आएगी? लाल मृदा। ठीक है, कौन से नंबर की आएगी? लाल मृदा आएगी ये हमारी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है समझ लो, लाल मृदा क्या होती है। देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के मिर्जापुर, सोनभद्र, बघेलखंड। मिर्जापुर जो है वो कहाँ पर है? बघेलखंड में, कि बुंदेलखंड में तो मिर्जापुर है ही नहीं। तो ये यूपी के बघेलखंड में, मिर्जापुर में, सोनभद्र जिले में, ठीक है, इनमें पाई जाती है। मगर ये कैसे? जब विंध्य सैलों का अपक्षय हो जाता है। अपक्षय मतलब ऊपर से टूट जाते हैं। अपक्षय का मतलब क्या होता है? ऊपर से टूटना, उनकी ऊपरी परत जो है टूट जाना, जब इसका निर्माण होता है। और जब निर्माण होता है तो इसमें एक और बात, N2O की, जीवाश्म की, फास्फोरस की, चूने की, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और याद रखना, जो बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा नदी
में ये ज़्यादातर उस क्षेत्र में जो है बेतवा नदी के क्षेत्र में ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहली बात तो कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बताता हूँ। लाल मृदा यूपी में, बघेल खंड के कौन कौन से, एक तो मिर्जापुर क्षेत्र और दूसरा सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर किसके, पठार व सैलों के अपक्षय से इसका निर्माण होता है, ठीक है, से इसका निर्माण होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आगे बात करते हैं। विंध्याचल जो है सबसे ज़्यादा, या विंध्याचल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल रंग। ऐसा मान चलिए कि आयरन की अधिकता के कारण भी हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा से भी हो जाता है। किसकी, फेरिक ऑक्साइड हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि मात्रा से अधिक होता है। अब साथ ही साथ क्या है इसमें, नाइट्रोजन यानी क्या, N2, ठीक है, और इसके बाद में जिप्सम, समझिए जहाँ सीमेंट, क्योंकि पत्थर का जो सीमेंट बनता है, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो होती है फास्फोरस के बाद में एक और चीज़ आती है, जिप्सम, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, सबकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसमें पोटास की कमी भी देखने को मिलती है, फास्फोरस की कमी भी, जिप्सम और नाइट्रोजन की कमी भी इसमें देखने को मिलती है। इतनी बात यहाँ से याद रखना है। और सबसे पहली बात, और यहाँ पर नोट करके लिख लो आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो नोट करके, बेतवा नदी क्षेत्र में सर्वाधिक, इसे नोट कर लो चाहो तो, ठीक है भाई। तो ये आपकी हो चुकी है लाल मृदा। लगभग हम मृदा सारी पढ़ चुके हैं। लाल मृदा जो होती है बघेलखंड वाला क्षेत्र होती है, ठीक है, मिर्जापुर में, सोनभद्र वाले क्षेत्र में। पठार की अगर बात करें तो सैलों के अपक्षय यानी कि ऊपरी भाग टूटने से, अपक्षय का मतलब हम कह सकते हैं अपक्षय यानी कि ऊपरी सतह का टूटना, ठीक है, ऊपरी सतह का टूटना, ठीक है। विंध्याचलों के में सबसे ज़्यादा होती है, और विंध्याचल में ही कौन सी, बेतवा नदी निकलती है। और बेतवा नदी जो निकलती है विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और कहाँ पर, हमीरपुर में जाकर गंगा नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है। अब बताओ, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, बेस्ट बिल्कुल, यानी कि ऐसा मान चलिए मोती के तरह समुद्र मंथन करके मोती के तरह यहाँ से हम निचोड़ लेकर आपके लिए आए हैं। यूपी अगर आपको अच्छी करनी है तो इससे अच्छा आपको कंटेंट नहीं मिल सकता आगामी भर्तियों को दृष्टि में रखते हुए, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो अब हमारा एक टॉपिक आता है, इसमें मृदा पढ़नी है हमने। अब आता है मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मृदा के ऊपरी भाग या सतह का जल व वायु के द्वारा काटना, बहना, टूटना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि मृदा के ऊपर वाला जो भाग होता है, जो ऊपरी परत होती है, वो या तो वायु से टूट जाए, जल से टूट जाए, ठीक है, या वर्षा से टूट जाए, या फिर पशुचारण से टूट जाए, ठीक है। भिन्न कारण होते हैं। यानी क्या होते हैं, मृदा अपरदन के दो कारण होते हैं। मृदा अपरदन दो प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक कारण, एक क्या होते हैं, प्राकृतिक कारण, ठीक है। दूसरे जो होते हैं मानवीय कारण होते हैं, मानवीय कारण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानवीय कारण होता है, एक प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण क्या होती है, वर्षा। प्राकृतिक कारण में क्या होता है, वर्षा होता है,
वायु होता है, बाढ़ होता है, भूकंप होता है। ये सब कैसे कारण हैं? ये सब प्राकृतिक कारण हैं मृदा अपरदन के। ठीक है, आगे बात। जबकि मानवीय कारण क्या होते हैं? मानवीय कारण होते हैं चारागाह में पशुओं का चरना। ठीक है, मृदा अपरदन का होता है चरना, मृदा अपरदन। दूसरा परमाणु परीक्षण करना, परमाणु परीक्षण करना। भू परती उर्वरकों का प्रयोग करना। ठीक है भाई, ये सब क्या होते हैं? हमारे मानवीय कारण होते हैं। और ये जो है, ठीक है, हाँ, ये भू परपति होती। ठीक है, अब आगे क्या प्राकृतिक में? आपके वर्षा हो गया, वायु हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया। एक और लिख लो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट से भी क्या होता है? विस्फोट से भी क्या होता है बच्चा? आपका प्राकृतिक कारण बन जाता है। क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। ठीक है, इसके मानवीय कारण भी होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं। ठीक है, उपजाऊ क्षमता निम्न हो जाती है। क्या होती है? निम्न हो जाती है। अब दो अपरदन जो है सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं इसके, समझ गए नहीं? ऐसा कह सकते हो उर्वरक क्षमता कैसी हो जाती है, या उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? उपजाऊ क्षमता इससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? यहाँ पर कम हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसे दो प्रकार का अपरदन हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। अपरदन जो होता है वो दो प्रकार का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक तो हमारे यहाँ पर वायु अपरदन ज़्यादा होता है और दूसरा जलीय अपरदन ज़्यादा होता है। तो पहले हम देखेंगे वायु अपरदन। ठीक है, मृदा में पहला जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? वो देखेंगे वायु अपरदन। ठीक है भाई, वायु अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब टूटना होता है वायु के द्वारा। वायु तेज गति से मिट्टी के कणों को अन्यत्र क्षेत्र ले जाती है, यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। वो कोई भी स्थान हो सकता है जिसमें चक्रवात की गति, जो वो आपके जो चक्रवात चलते हैं, जो तेज वायु चलेगी, उनकी गति कितनी होनी चाहिए? 30 मील प्रति घंटा। वह आंधी जो होगी, चक्रवात होते हैं घूम घूम के चलने वाले। ठीक है, जैसा तुमने देखा होगा, गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो उसमें बबूला टाइप जिसे बोलते हैं, बवंडर जैसे बोलते हैं, तो वो होंगे चक्रवात। तो उसमें क्या होगा? 30 मील प्रति घंटा अगर चलेगी तब, और आंधी की गति अगर हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? वायु अपरदन कहते हैं। तो इसमें क्या आता है आपका? वायु की गति से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना वायु अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसमें चक्रवात का वेग कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 30 मील प्रति घंटा। ठीक है, और आंधी की चाल जो होनी चाहिए, आंधी की चाल या गति कितनी होनी चाहिए? 80 मील प्रति घंटा। ठीक है, अगर ये होगी तब क्या होगा? वायु अपरदन होगा। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वायु अपरदन। ठीक है, अपने यहाँ जो देखने को मिलता है वो कहाँ देखने मिलता है? यूपी में कहाँ देखने को मिलता है? यूपी में कहाँ देखना? आगरा, मथुरा, झांसी, गंगा मैदान, यहाँ देखने को मिलता है। जबकि भारत में कहाँ देखने को मिलता है? भारत में अगर हम बात करें, भारत में कहाँ देखने को मिलता है? तो राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में ये देखने को मिल जाता है। ये ज़्यादा चीज़ें को याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, तो कर लीजिए इसको भी नोट, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं जलीय अपरदन। जलीय अपरदन क्या होता है? जलीय अपरदन इसे समझेंगे अच्छी तरीके से। तो जल के द्वारा क्या होता है? मिट्टी के कणों
कटाव या जलीय बहाव जब ज़्यादा अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब ज़्यादा अधिक हो जाता है तो हम उसे कहते हैं जलीय अपरदन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे सबसे ज़्यादा मृदा ऐसी कौन सी होती है जो सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अपरदन, और यूपी में जो है जलीय अपरदन जो है वो एक गंभीर समस्या है। ठीक है, यूपी में जो है सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या जलीय अपरदन है। तो देखिए क्या होता है, जब वर्षा या बाढ़ या जल बहाव के चलते ऊपरी परत टूट जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, जलीय अपरदन कहते हैं। ठीक है भैया, जलीय अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन एक गंभीर समस्या है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी में सर्वाधिक जलीय अपरदन होता है। जलीय अपरदन होता है, इतनी बात ज़्यादा याद रखेंगे। ठीक है भाई, एक और बात याद रखेंगे, जलीय अपरदन में को अवनलिका अपरदन भी कहते हैं। जलीय अपरदन को हम क्या कहते हैं, अवनलिका अपरदन। और ये कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, चंबल नदी द्वारा ज़्यादा होता है। और जब चंबल नदी की बात करिए तो कहाँ से उद्गम होती है चंबल नदी कहाँ से उद्गम होती है, ये पता होना चाहिए। ये होती है जनापाऊ पहाड़ी से उद्गम होता है। अगर हम बात करें चंबल की सहायक जो है वो कौन सी है, छिप्रा जो है इसकी क्या है, सहायक है। और इसका उद्गम जो होता है कारकी बारडा, इसका जो उद्गम होता है कारकी बारडा से होता है। तो ये अब बात आती है कि ये कहाँ जाकर मिलती हैं, तो ये जालौन इटावा, यानी कहाँ पर, इटावा। तो कौन सी नदी, चंबल नदी जो है इटावा में जाकर जो है किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और बताओ यहाँ पर क्या है, जलीय अपरदन जब वर्षा या बाढ़ या जल के तेज बहाव से चलते ऊपरी परत टूटकर या एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जम जाती है, टूट जाती है, उसे अपरदन कहते हैं। यूपी में जलीय अपरदन गंभीर समस्या बनी हुई है। बलुई दोमट मिट्टी में सर्वाधिक जलीय अपरदन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जलीय अपरदन अवनलिका अपरदन भी कहा जाता है, चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चंबल नदी जनापाऊ पहाड़ी से जो होती है, इसकी सहायक नदी छिप्रा सहायक नदी है, इटावा में जाकर यमुना में जाकर ये मिल जाती है। इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में मैं आपको बताऊँ, देखिए सीधी सी बात है, ये बात मैं बताता हूँ कि चंबल नदी जो है यमुना में कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है। ठीक है, अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है। चंबल व्यूहड़ का निर्माण करती है, किसका, व्यूहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, एक और जलीय अपरदन के कारण जो है ऊपरी जो आवरण होता है वो कट जाता है। कैसा हो जाता है, ऊपरी अपरदन जो है वो पूरी तरीके से कट जाता है। ये वाली बात जो है दिमाग में अपने रखना अच्छे से। ठीक है भाई, ये वाली बात जो है अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखना। तो ये तो था हमारा टॉपिक मृदा वाला, ये मृदा वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। इस बात को अपने माइंड में रख लेंगे, अच्छे से याद रख लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, राष्ट्रीय उद्यान हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, एक तो राष्ट्रीय उद्यान होता है हमारा, ठीक है, एक हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, एक हमारे पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, एक प्राणी उद्यान होते हैं, और एक आपका होता है वन्य संरक्षण अभियान। ठीक है, या केंद्र। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश राज्य में जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है उसका क्षेत्रफल का लगभग 3% भाग जो है, यानी 1/3%, यानी कि 33.33% भाग जो है वो वन्यजीव परिरक्षण संगठन के द्वारा नियंत्रण में आता है। यानी किसके, जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। समझिए कितना,
1/3% भाग यानी 33.33%। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैव विविधता बोर्ड जो है उसका अपनी निधि से क्या करता है, उसका अनुपालन करता है जैव विविधता बोर्ड, जिससे कि भूमि की जैव विविधता बनाई जा सके। यहाँ पर एक शब्द आया था जैव विविधता, तो जैव विविधता बोर्ड का गठन जो किया गया था 2007 और 2008 में किया गया था। सबसे पहले मैं बताता हूँ राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऐसा उद्यान जहाँ राष्ट्र की संपत्ति हो, राष्ट्र उसकी निगरानी करता हो। वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर वनों में जीव जंतु जो हैं वो राजा बनकर घूम सकें, वहाँ बिना भय के घूम सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। यहाँ पर वनों में जीव जंतु अपनी मर्जी से खुला होकर घूम सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, जहाँ पक्षी आज़ाद होकर और उनका वहाँ पर संरक्षण किया जाता है और वहाँ बिना भय के जो आ जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पक्षी अभ्यारण्य। इनके बारे में पता होना चाहिए अलग अलग होते हैं या नहीं होते। ठीक है, अलग अलग होते हैं या नहीं होते। तो मैंने आपको बता दिया है राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पूरे राज्य का 33.33% जो है वो इसी क्षेत्र में आता है, इसी के संरक्षण में आता है, जो जीव परिरक्षण संरक्षण होता है। अब यूपी में एक तो राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, ठीक है, में बना हुआ है। ये बात याद रखना है, लखीमपुर खीरी में एकमात्र। पीलीभीत इसके निकट है, मगर लखीमपुर खीरी याद रखो, पीलीभीत याद मत रखो, हम लखीमपुर खीरी बताएंगे क्योंकि हम इसमें घूम कर रखे हैं। ठीक है भैया, तो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत जो है कई बार कुछ किताबों में मिलेगा, वो पीलीभीत से जो इसकी बॉर्डर लगती है वैसे बोल देते हैं, राइटर था ही घूम के आया, हम तो वहाँ घूम के आए भैया, वहाँ पर। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 492 इसका 492 वर्ग किलोमीटर है, 492 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर खीरी में SSB कैंप है, इस वजह से मौका मिला था घूमने का हमें यहाँ। SSB कैंप, सशस्त्र सीमा बल कैंप है यहाँ पर, समझ गए, इस वजह से यहाँ घूमने का मौका हाँ मिला था। ठीक है, बारहसिंगा हिरण के लिए जाना जाता है, किसके लिए, बारहसिंगा हिरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, बारहसिंगा हिरण के लिए जाना जाता, देखी थी हमने, पहली बार हमने देखा था। ठीक है, शेर दुर्लभ प्रजातियों में रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, शेर तो नहीं देखा था हमने क्योंकि हमें ज़्यादा समय मिला नहीं था। शेर दुर्लभ प्रजाति में रखा जाता है, वो सब बताएंगे दुर्लभ प्रजाति क्या होती है। ठीक है, बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कितना, कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, स्थापना कब की थी, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु इसे उद्यान का दर्जा तो मिला था, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, वो 1977 में जाके इसको दर्जा मिला था, 1977 में। तो 68 में बना, 77 में इसको दर्जा मिल गया था। ठीक है भाई, इतनी याद रह जाएगी यहाँ से। अब इससे आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है वो कितनी है, 22 वन्य और 22 बार है, 22 वन्य और 22 बार है। पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं, 13 पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं, 13। प्राणी उद्यान कितने हैं, प्राणी उद्यान जो है वो कितने हैं, 3 है, 3 प्राणी। ठीक है, वन्य संरक्षण केंद्र इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 24। तो इनको भी याद रख लेना अगर चाहो तो। ठीक है, इनको भी याद रख लेना। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में एक जो है आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था 1970 में, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था इसे 1968 में, स्थापना हुई थी। लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत बॉर्डर से लगती है। SSB कैंप है, इसके इर्द गिर्द, मतलब काफ़ी दूर है वैसे तो, मगर मैंने बताया लखीमपुर खीरी में SSB कैंप। इसकी 492 वर्ग किलोमीटर एरिया, बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। शेर दुर्लभ प्रजाति में रखा जाता है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें यूपी में तो 13 है। प्राणी उद्यान की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं। वन्य संरक्षण केंद्र जो है वो कितने हैं, 24 है। तो आज जो है हम अपनी क्लास जो है यहाँ पर ही रोकते हैं। कल को जो है राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझाकर
एक एक टॉपिक को क्लियर करके आपको और पूरी तरीके से क्लियर करके जो है आज हम इसे मतलब कल जो है इसे कराएंगे। तो आज हमने बहुत छोटी क्लास रखी है अपेक्षा और दिन के, क्यों? क्योंकि इस चीज़ को अगर अलग तरीके से नए तरीके से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है, इसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।